हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग फिर देखेंगे बीएसएससी सीजीएल 3 का सेट नंबर 1। और ये स्पेशल होगा साइंस, यानी कि साइंस का जो है आप प्रतिदिन आपको यहाँ पर 50 प्रश्न दिए जाएंगे। आप देखिएगा ये होगा रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान है। और इसमें जो सेट दिया हुआ है वो सेट में आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। क्योंकि अब भी सीजीएल का डेट नहीं दिया गया, एग्जाम डेट, तो निश्चित रूप से अगर हम लोग शुरू से अभ्यास करना शुरू कर दे प्रतिदिन या एक दिन बाद एक दिन 50 प्रश्न साइंस का कर लेंगे, तो साइंस का जो 25 क्वेश्चन पूछने वाला है वो कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं सबका व्याख्या सहित, यानी एक प्रश्न से संबंधित और जो भी प्रश्न रहेगा उनको भी मैं आपके समक्ष कराने वाला हूं। देखिएगा, पहला सवाल है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडे में विटामिन सी लगभग नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिए कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। इससे मसूड़ों में सूजन तथा रक्तस्राव तथा दांतों का कमजोर होना एवं अस्थियों का कमजोर होना, अस्थियों के जोड़ों में दर्द इत्यादि होते हैं। और विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में पाए जाते हैं। आप इसको भी याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन ए के बारे में यदि हम लोग जानकारी लें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें याद रखिएगा 4, 8, 10, 11, इसको यदि काट दीजिएगा बाकी 1 से 12 तक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। यानी विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5 होगा, B6 होगा, B7 होगा, B8 नहीं होगा, B9 होगा, 11, 12 नहीं होगा, B12 होगा। यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है। तो ये आपका 1 नंबर का था, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर का देखिएगा। दूसरा नंबर का सवाल है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, इसका क्या कारण है? ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी, प्रकाश के विवर्तन के कारण, और डी, उपयुक्त सभी कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा संभव हो पाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतें पाई जाती है। जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों पर लगातार अपवर्तन होता रहता है। चूंकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती, इसलिए हमें यह महसूस नहीं होता कि तारे भिन्न भिन्न समयांतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में होते हैं, और तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये टिमटिमाने का कारण क्या हो गया? प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए, रुई, नायलॉन, सी, ऊन, और डी, रेशम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नायलॉन सही होगा। उसके बाद देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY और लंदन शहर के LON से बना है, और नायलॉन का आविष्कारक E. कैराथर्स है। ये भी बात आप जानते होंगे। और यह जो है एक प्रकार का पॉलीएमाइड रेशा का उदाहरण माना जाता है। चलिए हो गया। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का है, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस्टेरॉइड्स। यानी राइट आंसर क्या होगा? क्षुद्र ग्रह हम लोग जिसको कहते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच ये क्षुद्र ग्रह पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, सूती और ऊनी रेशों में अंतर किया जा सकता है छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया कराकर, DH2SO4 से क्रिया कराकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाकर, यानी कि राइट आंसर बी होगा। यानी सूती और ऊनी रेशों में अंतर जलाकर आसानी से किया जा सकता है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सूती कपड़ों को जलाने पर राख में परिवर्तित हो जाती है, जबकि ऊनी रेशों को जलाने पर कड़ी हो जाती है और राख में परिवर्तित नहीं हो पाती है, इसलिए जलाकर हम लोग इसका अंतर कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल है, छठा नंबर का सवाल कि बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा। ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि बर्फ पर दाब बढ़ाया जाए तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ए विकिरण, बी जल वाष्प, सी धूल के कण और डी परिकिरणन। ये दारोगा मेंस में भी पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी परिकिरणन के कारण ऐसा संभव हो पाता है, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। सूर्य उगते व डूबते समय परिकिरण के कारण ही लाल दिखाई देता है। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसका प्रकाश को हम तक पहुंचने में वायुमंडल के धूल आदि कणों से परिकिरण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चूंकि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण कम होता है, अतः हम तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग का अधिक रहता है, जिसके कारण सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर का सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, ए श्रेणी क्रम में, बी समानांतर क्रम में, डी मिश्रित क्रम में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रेणी क्रम में, यानी घरों में जितने भी विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं वो किस में जोड़े जाते हैं, वो जो है समानांतर क्रम में, राइट आंसर बी। जबकि फ्यूज दोस्तों, फ्यूज जो है ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों कि लोहे में जंग लगना एक भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रासायनिक क्रिया है, यानी लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब जैसे देखिएगा रासायनिक क्रिया क्यों है, तो लोहे का जंग रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरोसोफेरिक ऑक्साइड होता है या भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत चढ़ी होती है। लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण ही होती है। तो लोहे का जंग रासायनिक क्रिया है, याद रख लीजिएगा, इसलिए कि यह एक रूप से बदल जाता है तो पुनः वह रूप नहीं प्राप्त कर पाता है, ऐसी प्रक्रिया को ही रासायनिक क्रिया कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, ए चालन का, बी संवहन का और डी सी विकिरण का और डी संघनन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी संवहन का उदाहरण है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर क्या है, देखिएगा दोस्तों, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। विटामिन ए, विटामिन और बी नंबर ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी और डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का डी हो जाएगा, यानी प्रोटीन, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रोटीन, कुपोषण से सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। उसके बाद देखिएगा उस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है। इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि पूरा क्वेश्चन को देखते हैं कि जो सत्य नहीं है उसको छाटना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। और अगला ऑप्शन है किसी वस्तु का भार द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का डी होगा, यानी किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक होता है और अस्थायी रहता है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है।
चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर का देखिएगा दोस्तों कि यदि किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है, तो बताइए कि यदि इस गर्म पानी को 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो समय लेगा, कितना समय लेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 8 मिनट से कम, 8 मिनट से ज़्यादा, 8 मिनट, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा, यानी 8 मिनट से कम समय लेगा। राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 14 नंबर का सवाल देखिएगा, अति महत्वपूर्ण, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस तापमान पर पाठ्यांक समान होगा? 100 डिग्री, 0 डिग्री, 40 डिग्री और -40 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। चलिए, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो पाएं? ए 10 मीटर, बी 17 मीटर, सी 34 मीटर, डी 100 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 17 मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, एक 100 वाट और 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 250 एम्पियर, 2.50 एम्पियर, 0.4 एम्पियर और 100 एम्पियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी नंबर हो जाएगा, यानी 0.4 एम्पियर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ए वायु में, बी स्टील में, सी निर्वात में और डी जल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील में होती है, यानी ध्वनि की गति सबसे अधिक स्टील में होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 18 नंबर का सवाल, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा और अवसादन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का दोस्तों 18 का बी हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण द्वारा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाष्पीकरण के द्वारा, इवापोरेशन द्वारा। यानी 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर का सवाल है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपनी मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, डी हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि देखिएगा हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, यानी 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल क्या है? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ए हो जाएगा प्रिस्टले, बी राइबोफ्लेविन और रेफ्लेटिन और डी सी हो जाएगा एडवर्ड जेनर और डी हो जाएगा लॉयड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एडवर्ड जेनर। और आपको पता होगा ये सबसे पहला टीका था। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा और डी प्लेटलेट सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आरबीसी करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? 22 नंबर का। 22 नंबर कह रहा है, क्या मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड और 1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 0.8 सेकेंड लगता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक और एलर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी 23 नंबर का क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इसका भी होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर का सवाल। 24 नंबर, ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, तो बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? केवल ए बी और बी नंबर में ए बी और ए बी, सी नंबर में ए बी ओ और केवल ए बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी इसका राइट नंबर आंसर क्या होगा?
सी होगा, यानी चारों ब्लड ग्रुप पाए जाने की संभावना है। यानी कि यदि माँ और बाप में से किसी दोनों में से दोनों का एक का ए और दूसरा का बी होगा तो चारों ब्लड ग्रुप पाने की संभावना हो सकती है। उसके बाद 25 नंबर का सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया और टीटनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीटनस जो है ये आनुवंशिक रोग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर डी हो जाएगा। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? ए तांबा, बी जस्ता, सी कैडमियम और डी ग्रेफाइट। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। यानी कि देखिएगा शुष्क सेल में एनोड जस्ते का बना होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, सी निमोनिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी रेबोफ्लाविन और डी स्कॉर्बिक एसिड। यानी B1 किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका थायमिन। थायमिन को हम लोग क्या कहते हैं? थायमिन जो है ये विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम माने घटते क्रम में सही सही लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका देखिएगा डी नंबर हो जाएगा। यानी सबसे जो है सबसे ज़्यादा जो है किसका है? तो शनि का है, उसके बाद बृहस्पति का है, उसके बाद वरुण का है और उसके बाद सबसे कम यानी 2 को मात्र डिमोस और फेबोस ये मंगल ग्रह का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। 30 नंबर क्या कह रहा है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,700, 12,750, 12,650, 12,600। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,750। यानी 12,756 होता है तो यहाँ 12,750 आप मान सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर लगभग 15 डिग्री है तो उनके स्थानीय समय में अंतर कितना होगा? तो 15 डिग्री देशांतर का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 15 चौका 60 यानी कि 1 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर कितना होगा? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय लगता है तो 15 को 15 चौका 60 यानी 1 घंटा राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद 32 नंबर का सवाल देखिएगा। 32 नंबर का सवाल क्या है? अब इसको एक बार देख लीजिए। 32 नंबर का सवाल, वृत्ताकार आकृति वाला और USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक, रोहिणी, अपोलो, SLV-3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पुतनिक होगा दोस्तों। क्या होगा? स्पुतनिक होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं उपग्रह का कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। ये नंबर में देखिएगा R⁴/2, B R², C R और D √R। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा R⁴/2। यानी ग्लेशियर में हमेशा बर्फ हमेशा इनमें किस में हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है? ऊपरी सतह से, सबसे निचली सतह से, सी बदलती रहती है और डी मध्य की सतह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का यदि राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे निचली सतह पर। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य जो है वो कितना होगा? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल और डी 0 जूल होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा बी 200 जूल राइट आंसर होगा। उसके बाद निम्नांकित जो है रेखाचित्र में ए और बी के स्थान पर क्रमशः कौन से उपकरण लगाए जा सकते हैं? देखिएगा ए यहाँ है और बी यहाँ है। कौन सा उपकरण लगाया जा सकता है? तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि एमीटर और वोल्ट मीटर राइट आंसर है, ठीक है। यानी एमीटर और वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर है।
उसके बाद देखिएगा लाइट डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है शारीरिक ताप परिवर्तन की, शरीर में छिपाए गए सोने की, शरीर में छिपाए गए मादक पदार्थों की, शरीर के नाड़ी व श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। क्या होगा? डी नंबर होगा, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों की लाइट डिटेक्टर यंत्र से सूचना प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिएगा किस अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? अक्रिय गैस का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा? 6, 7, 8 और 9। तो आप जानते हैं ऑक्टेट रूल, यानी कि कितना होगा? इसका जो है 8 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, आप देखिएगा इसको फिर से एक बार। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 40 नंबर का सवाल। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है बाल में, दूध में, पेशी में और डी मक्का में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी में। मायोसिन किस में पाया जाता है? सी में पाया जाता है दोस्तों, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 100 वाट बल्ब 100 वाट वाले बल्ब जो है 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो कितना उपयोग होगा? आप इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा 1 यूनिट। चलिए उसके बाद देखिएगा परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता 42 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? रदरफोर्ड, डाल्टन, चैडविक और बोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन। उसके बाद देखिएगा कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है? 65 मीटर, 165 मीटर, 265 मीटर, 365 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, जिसे लैप्स रेट या ह्रास दर भी कहा जाता है या क्षति दर कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 44 नंबर का सवाल कि किस श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसका देख लीजिए, समजातीय श्रेणी क्या होता है? एक ही कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है, जिसके सदस्यों के रासायनिक गुणों और संरचना में परस्पर समानता पाई जाती है, जिसमें किसी भी क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहता है। और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कोलाइड का उदाहरण माना जाता है। कोलाइड का उदाहरण किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर एक बार देख लीजिएगा। कोलाइड का उदाहरण है तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा धुआं होगा दोस्तों। कोलाइड का उदाहरण क्या है? धुआं है। उसके बाद 46 नंबर में देखिएगा गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस होगी? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो निश्चित रूप से क्लोरीन गैस होगी जो फूलों के रंगों को उड़ा देती है। उसके बाद देखिए 47 नंबर का सवाल, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/60, 120/80, 80/120, 60/120। तो राइट आंसर होगा 120/80, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पायरोमीटर क्या है? तो पायरोमीटर है सौर विकिरण को मापने का यंत्र, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र, उष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र, वर्षा का मापने वाला यंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर का ये हो जाएगा सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइंस्टीन का समीकरण E=mc² में C क्या है? तो इसको एक बार देख लिया जाए। C क्या है? ध्वनि का वेग, प्रकाश की गति, अपरिवर्तित तत्व, प्रकाश की लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रकाश की गति है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल क्या है? गर्म पानी में अधिक मात्रा में नमक मिला दिया जाए तो उसमें पीड़ित पांव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, प्लाज्मोसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए
ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी देखिएगा जब दो घोल अलग अलग गाढ़ेपन या घनत्व के होते हैं तो पहले घोल के अणु झिल्ली से निकलकर गाढ़े घोल के अणु में निकल जाते हैं। यह क्रिया उस समय तक जारी रहती है जब तक कि दोनों का गाढ़ापन एक समान नहीं हो जाता है। यह ऑस्मोसिस कहलाता है। तो इस प्रकार एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम लोग 50 प्रश्नों को देखें, फिर नेक्स्ट डे भी हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे साइंस का। इस तरह से यदि हम लोग तैयारी कर लें तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हम लोग सचिवालय का तैयारी यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही बेहतर ढंग से कर लें। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।